A very warm welcome to all the students, and today we are going to start a new chapter which name is Quality. This chapter is written by John Galsworthy. John Galsworthy was a English novelist and playwright, and this chapter is an adaptation from his work. तो इस चैप्टर की जो आउटलाइन है वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो कहानी है ये एक ऐसे व्यक्ति के आसपास घूमती है जिसका नाम है मिस्टर गैसलर, जो जूते बनाने का काम करता है। तो बेसिकली राइटर ने इस कहानी के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से दूसरा कोई काम होता है जिसके अंदर किसी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से जो शू मेकिंग है वो भी एक तरह का काम है जिसके अंदर स्किल्स के द्वारा चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जाता है। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रेड को कंपेयर करके किस तरीके से राइटर ने क्वालिटी जैसे शब्द को सामने लाने की कोशिश की है और राइटर कितना अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल हुआ है। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. तो राइटर कहता है कि मैं उसको अपने जवानी के दिनों से जानता था कि जब वो मेरे पिताजी के लिए जूते बनाता था। वो लंदन का जो फैशनेबल पार्ट है बाई स्ट्रीट, वहाँ अपने भाई के साथ एक दुकान में जूते बनाया करता था और वहीं रहता था। The shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gassler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. उसकी दुकान की एक ख़ास बात ये थी कि एक तो उसने कभी भी अपने दुकान पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया। उसने केवल ऊपर एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स, और इसके अलावा वो जो जूते बनाता था केवल ऑर्डर लेके ही जूते बनाता था और उसके जूते हमेशा पैरों में फिट आया करते थे। अब राइटर कहता है जूते बनाना, जैसे जूते वो बनाता था, मुझे एक तरह का मिस्टीरियस और वंडरफुल काम लगता था। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड, इजंट इट ऑफुल हार्ड टू इट मिस्टर गैसलर, एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट्स एन आर्ट. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. अब देख क्या होता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है मेरी वो रिमार्क जो मैंने उससे एक दिन कही थी जब मैं अपना पैर उसके सामने मैंने फैलाए हुए था। मैंने कहा कि आपको नहीं लगता कि ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एक हार्ड है मिस्टर गैसलर? और उसका आंसर था, उसने मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया इस चीज़ का कि इट्स एन आर्ट, ये एक कला है। मेरे लिए उसके यहाँ अधिकांशतः जाना पॉसिबल नहीं था, और क्योंकि उसके जो जूते थे वो बहुत लंबे चलते थे, यानी कि उनकी जो ड्यूरेबिलिटी थी, उनकी जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी, जल्दी से उसके जूते टूटते नहीं थे और बहुत लंबे उसके जूते चलते थे। उसके बाद राइटर कहता है कि हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, सम एसेंस ऑफ वुड स्टिच्ड इनटू देम। और टेम्परेरी की बात अगर छोड़ दें तो जूतों का कुछ जो थोड़ा बहुत हिस्सा था वो बहुत अच्छे तरीके से उसने स्टिच किया हुआ था। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited a guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron
with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. अब राइटर कहता है कि उसकी दुकान में जाना ठीक ऐसे था जैसे कि आप चर्च में जा रहे हो। तो कोई भी जब उसकी दुकान के अंदर जाता था तो वो स्टूल पर बैठ जाता था। उसके बाद जो मिस्टर गैसलर थे वो आते थे गटर साउंड करते हुए, यानी कि उनका जो साउंड था, जो आवाज़ थी, बड़ी थोड़ी हार्श टाइप की उनकी साउंड थी। टिप टैप करते हुए चप्पलों को वो आते थे और जो उसके वुडन स्टेयर्स थी उनसे उतरते थे और कस्टमर के सामने बिना किसी कोट के थोड़ा सा झुक करके लेदर एप्रन में खड़े हो जाते थे और उनकी जो स्लीव्स थी वो पीछे की हुई थी और आंखों को झपकाते हुए वो बात करते थे और ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी सपने से जागे हुए हों और वो सपना भी शायद किसी जूतों के बारे में देख रहे हों। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। आपके कैसे हालचाल है मिस्टर गैसलर, क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर से बने हुए जूते बना सकते हैं। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the essence of his trade. और उसके बाद वो मुझे वहीं छोड़ करके दुकान के किसी दूसरे हिस्से में चले जाते थे और उनके जाने के बाद उसके दुकान की जो महक थी, जो स्मेल उसकी दुकान के अंदर आती थी, मैं उसको इनहेल करता रहता था। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather. अब जल्दी ही वो आते थे और उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का टुकड़ा हुआ करता था। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." When I too had admired it, he would speak again, "When do you want them?" और मैं जवाब देता था, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow, what night?" Or if he were his elder brother, he will ask my brother. तो मैं उनसे पूछता था, वो कहते थे कि ये बड़ा ब्यूटीफुल पीस है। तो मैं उनसे दोबारा पूछता था उसकी तारीफ़ करते हुए, वो मुझसे दोबारा पूछते तारीफ़ करते हुए कि आपको ये कब चाहिए। मैं जवाब देता था जितनी जल्दी आपको देने में आसानी हो। तो वो कहते थे 15 दिन बाद आपको मिल जाएंगे। और अगर उसका बड़ा भाई होता था तो वो कहता था कि मैं अपने भाई से पूछकर आपको बताऊंगा। देन आई वुड मर्मर, "थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग." He would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. उसके बाद मैं मरमर किया करता था, "थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग." और वो उसका रिप्लाई गुड मॉर्निंग कहकर करते थे। वो अब तक अपने जूतों को, जो लेदर था हाथ में, उसकी तरफ ही देख रहे थे और जैसे मैं दरवाजे की तरफ मुड़ता, मैं उनके स्लीपर्स की जो टिप टैप की आवाज़ थी ऊपर जाने की सीढ़ियों से, मैं उसको सुना करता था। ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर जाने के बाद वो अपने जो जूतों के सपने हैं उनको देखने जा रहे हैं। I can't forget that day on which I had occasion to say to him, "Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know." और एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने उनसे कहा कि मिस्टर गैसलर, जो लास्ट पेयर था बूट्स का आपने मुझे दिया था, वो थोड़ा क्रीक की आवाज़ करने लगा है, आप जानते हैं। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then he said, "It shouldn't have creaked." तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, रिप्लाई कर मतलब बिना रिप्लाई किए हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे कि वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हों कि मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा बदलूं या वापस ले लूं। उन्होंने कहा कि ना, उसको आवाज़ नहीं करना चाहिए था। इट डिड, आई एम अफ्रेड। उसने किया, मैं थोड़ा डर गया। You got them wet before they found themselves. No, I don't think so. अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनको थोड़ा भिगा दिया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता।
At that, he lowered his eyes as if hunting for a memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली और मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो उन जूतों के बारे में कुछ याद कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने इतनी गंभीर चीज़ उनके सामने मेंशन की। सेंड देम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम। वापस भेज दीजिएगा, मैं उनको देखता हूँ। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. वो कहते हैं, धीरे से कहा कि कुछ जूते शुरू से ही बड़े बेकार होते हैं, क्योंकि जब उनको बनाया जाता है वो शुरुआत से बेकार होते हैं। अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया तो मैं उनको वापस ले लूँगा, उसको आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, those are not my boots. तो एक बार क्या हुआ, केवल एक बार मैं बिना सोचे समझे उनकी शॉप में चला गया और मैंने उनको इमरजेंसी में एक जूतों का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने मेरा ऑर्डर ले लिया बिना मुझे लेदर दिखाए, और मैं उनकी आँखों का जो पेनिट्रेशन था, जो इन्फीरियर कवरिंग थी, यानी कि मेरे जूते जो मैंने पहने हुए थे, तो उन्होंने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा, जूतों की तरफ देखा और मुझसे कहा आखिर में कि ये मेरे जूते नहीं हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quiet that froze the blood. उनकी टोन में बात करने के अंदाज में ना गुस्सा था, ना दुख था, ना ही घृणा थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो कि आपको एकदम विचलित कर देता था। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. उन्होंने उस जगह पर हाथ रखा और हाथ रख करके उसको दबाया कि जहाँ पर लेफ्ट बूट कंफर्टेबल नहीं था। It hurts you there, he said. यहाँ तकलीफ कर रहा है। Big firms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. वो कहता है कि जो फर्में हैं उनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और उसके बाद कहता है कि ऐसा जैसे कि अपने अंदर कुछ उन्होंने दबा रखा हो, एकदम से वो बाहर निकल गया। उन्होंने बहुत बिटर तरीके से कहा, इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिसमिस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। ये केवल पहला टाइम था कि जब मैंने उनको ये डिस्कस करते हुए सुना, जो उनके ट्रेड की जो हार्डशिप और जो कंडीशन है उसके बारे में। So this was the first part of the story, The Quality, and I'll be meeting with you in the second part. Till then, thank you very much.